अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायजों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, मानसून की बारिशें जान लेने पर उतर आई हैं। गलियाँ, मोहल्ले, शाहराहें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ चुका है। 8000 मेगावाट की इंतहा को पहुँच चुका है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग और महंगी बिजली के अवाम को झटके, गैर मयारी खुराक और गंदा पानी हैजा की वजह बन रहा है। महंगे आटे से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। बारिश का पानी गली मोहल्लों और सड़कों पर। तूफानी बारिश से 12 अफराद जान बहक। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे हो गया। दूसरी जानिब अवाम को महंगी बिजली के झटके। कराची के इलाके गदाब टाउन और मलीर में हैजे की वबा। खातून जान बहक, सैकड़ों अफराद मुतासिर। और मुल्तान में एलपीजी माफिया हुआ बेलगाम। 177 रुपए फी किलो मिलने वाली एलपीजी 220 से 240 रुपए में फरोख्त होने लगी है। टॉप स्टोरीज आपने जानी। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाहौर समेत पंजाब और केपी के कई शहरों में वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर में 300 मिलीमीटर बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से लोगों को अपने काम पर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से कहीं मौसम खुशगवार हुआ तो कहीं यही बारिश आफत साबित हुई। बारिश के बायस लाहौर में बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबी की वजह से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात भी दरपेश आईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने जो है वो बताया कि मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकालने का सिलसिला भी जारी है। उनका क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं। लाहौर में 291 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो एक रिकॉर्ड बारिश है। इतने थोड़े स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश पिछले डिकेड्स में नहीं हुई। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में, जिसमें से 3 लोग आई थिंक बिजली की वजह से, 2 लोग छत गिरने से और एक बच्ची जो है वो डूबने से फौत हुई है। 6 अफराद की हलाकत के बारे में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आगाह किया। इसके अलावा लाहौर में करंट लगने से 2 अफराद मौत की वादी में चले गए। रशीदपुरा में इलेक्ट्रिक पोल में करंट आने से नौजवान एहतशाम जाम बहक हो गया, जबकि चुंगी अमीर सदू में बिजली के तार से करंट लग कर 22 साला उस्मान अब्दी नींद सो गया। दीगर वाक़यात में खातून और बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। लाहौर में छत और दीवारें गिरने से अफसोसनाक वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से है वो रिपोर्ट देखिए, मजीद बात करते हैं। मानसून बारिशों के स्पेल ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहर की तमाम छोटी और बड़ी सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गयीं। मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शहरी कहते हैं कि बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। घरों के अंदर इतना पानी चला गया है कि निज़ाम बहुत खराब है। जो पाकिस्तानी गटरों की पाइपलाइंस है, इनका निज़ाम बड़ा खराब है। बारिश की वजह से ना कोई वासा की टीम नजर आ रही है, कोई चीज भी जो है नजर नहीं आ रही। बहुत मुश्किल हुई। ये हर गली दे हर महल्ले च पानी बड़े है, घरां दे तक पानी चला गया है। शदीद बारिश से कई इलाकों में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक और ट्रांसफार्मर गिरने के वाक़या में 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शदीद बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब के लिए इंतजामिया को हदायत दी। बारिश का पानी जनरल और गंगाराम अस्पतालों में भी दाखिल हो गया, जिससे मरीजों और लाहिकीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर के बाद रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने इंतजामी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है।
शहर की तमाम गलियां, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि ताजिरों के कारोबार ठप और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं जावेद मेराज से, जो कि इस वक्त रीगल चौक में मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? में आज मूसलाधार बारिश ने इंतजामी इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं आज मेरे शहर की सड़कें, बाजार और गलियाँ। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का उनको इस वक्त सामना है। एक तो 2-3 फुट पानी खड़ा हुआ है, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, दुकानों के अंदर पानी चले गया है, ठीक है, लाखों का हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है। और पानी निकलने का यानी कि हमें कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता। अभी शाम तक ऐसे ही पानी खड़ा रहेगा, अगर और मज़ीद बारिश हो गई तो मज़ीद पानी यानी कि आ जाएगा और दुकानों के अंदर भी कई बार आ जाता है, अभी भी आया है। तो उससे LCDयाँ हैं, हमारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसमें काफ़ी सामान नुकसान भी मतलब हो जाता है। इंतज़ामिया बिल्कुल कोई नोटिस नहीं ले रही। बारिश के पानी के निकास के लिए फिलफौर जो है हंगामी इक़दाम करने चाहिए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, महकमे मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, कोहाट, पेशावर, बन्नू, करक, दियाई खान, कसूर, उकाड़ा, कोहलू, सिब्बी, बारखान, जोब, मूसाखिल के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इसके अलावा आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की तूफानी इनिंग्स के दौरान छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश के बायस शांगला में छत जमी बोस होने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। करक में दीवार गिरने से खातून लुकमा अजल बन गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए, एक घर मुकम्मल तबाह जबकि 7 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ईसा खेल के इलाके कालाबाग में बारिश के दौरान करंट लगने से 14 साला लड़का चल बसा। कालू खेल में घर की छत गिरने से खातून जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश, शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। मंडी बहाउद्दीन में थाना सदर की इमारत में पानी दाखिल हो गया। ननकाना साहब, नारोवाल, चनियोड़, फिरोजवाला, जड़ावाला, रायवड में भी जल थल एक हो गया। गाड़ियाँ, रिक्शे और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वैसे तो बारिश को रहमत कहा जाता है, लेकिन आज की जो बारिश है वो शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाके, ज़ेर-ए-आब सड़कें नदी नालों में तब्दील। शहर की मेन शाहराहें पानी में डूब गई हैं। कई फीट पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे खराब हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल सलाम मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल सलाम, बताइएगा गुजरात शहर की क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? रात में बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो चुका है, मगर गुजरात शहर जो है वो नदी नालों का जो है मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं मोहल्ला शाहसैन में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है बारिश के बाद जो है पहाड़ी खड़ा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ मोहल्ला शाहसैन बल्कि गुजरात की जो अहम शाहराहें और अहम चौक और उसके साथ जो मोहल्ले हैं, जिनमें प्रिंस चौक, शादमान कॉलोनी, कचहरी चौक, जेल चौक समेत जो है दीगर इलाके जो हैं वो पानी में इस वक्त डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों की जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है। उनका कहना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अमले और ज़िले इंतज़ामिया को बारिश के हवाले से पेशनगोई के बावजूद कोई हाथारा इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी जो है वो घरों पर मशहूर होकर रह चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो कारोबारी ज़िंदगी जो है वो ठप हो गई है। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। गुजरात, लाहौर और बाकी तमाम शहरों की सूरत हाल के हवाले से हमने आपको आगाह किया कि बारिश के बाद वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली शहराज मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली, बताइएगा कि आज की बारिश के बाद अगर मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे जानना चाहूँ तो किन इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है और किन इलाकों में पानी की निकासी का काम मुकम्मल हो गया है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बारिश है ये 30 साला रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है और 251 मिलीमीटर बारिश जो है वो लाहौर में हुई है और 10 घंटे के अंदर रफ्तार के साथ जो बारिश है उसकी वजह से लाहौर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले ज़ेरे आब आ चुके हैं। अभी तक लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर की मेन जो सड़कें हैं, जिसमें कनाल रोड है, लक्ष्मी चौक है, माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, इन मेन सड़कों को तो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो आबादियाँ इस दफ़ा तेज़ बारिश के बायस डूबी हैं, उन आबादियों की तरफ अभी किसी का भी रुझान नहीं है। इसकी वजह से अभी तक आबादियों में लोगों के घरों के अंदर जो है पानी मौजूद है। इस तरह आपको बात की जाए PND कॉलोनी जो गुलशन रावी में है, ये
26 जून को जो बारिश हुई थी, उस 26 जून की बारिश में जो ड्रेन की जो दीवार टूटी थी, उस शगाफ पड़ने से जो पानी था सारा नाले का, वो ओवरफ्लो होके इस आबादी के अंदर दाखिल हो गया था। और 26 जून के बाद जब बारिशें थमी, ना वहाँ पे दीवार तामीर हो सकी, ना वहाँ पे कोई काम हो सका। जो अहले इलाका है उन्होंने अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे एक दीवार खड़ी की और दोबारा से जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश की। लेकिन आज जो तेज़ रफ्तार बारिश ने दोबारा से नाला ओवरफ्लो होने की वजह से उस दीवार को तोड़ा और आज भी वो रिहायशी आबादी जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और लोगों के घरों में 2-2 फुट जो पानी है वो खड़ा है। इसी तरह अगर बात की जाए फिरदौस मार्केट की, तो वहाँ पर भी लोगों के जो घर हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये बताइएगा, कल हमारी बात हो रही थी एमडी वासा गुफरान साहब से, वो कह रहे थे कि जी हमारे तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, मशीनरी लगाई है और तमाम टीमें ऑपरेशनल हैं। आज फील्ड में कितने जो है वो फ़ाल दिखाई दी वासा की ये टीमें? निशान साहब, वासा तो फील्ड में नज़र आता है और वासा काम भी कर रहा है, लेकिन वो तमाम काम आप अगर देखेंगे भी, अगर वो वज़ीर आला पंजाब हों, मिनिस्टर हों या एमडी वासा हों, उन तमाम की तवज्जो जो होती है वो सिर्फ मेन सड़कों और ख़ास तौर पर लक्ष्मी चौक के ऊपर ही होती है। लक्ष्मी चौक में अब पानी उस हिसाब से नहीं खड़ा होता, जबकि नशीबी जो इलाके हैं, गुलबर्ग के बहुत सारे इलाके हैं, गार्डन टाउन के बहुत सारे इलाके हैं, इस तरह गुलशन राबी, इलामा इकबाल टाउन के बहुत सारे इलाके हैं जो नशीबी इलाके हो चुके हैं। वहाँ पे जो घर हैं उन घरों के अंदर भी जो है वो पानी दाखिल हो जाता है। इंतज़ामात तो करने थे पहले, जब एमडी वासा अगर वहाँ पे इक़दामात करते हैं, तमाम नाले अगर साफ़ हो गए थे, तो ये नाले ओवरफ्लो हुए हैं जिसकी वजह से जो है लोगों के घरों तक जो है वो पानी अंदर तक पहुँचा है। अगर ये नाले साफ़ हुए होते, प्रॉपर यहाँ से पानी का निकास होता, तो ये पानी कभी भी नालों से बाहर ना आता और जब पानी नालों में भर गया तो वो तमाम आबादियों के अंदर ही पानी जाना था। अगर तो ये नालों की सफाई हुई होती तो ये सूरत हाल देखने में ना आती। अब दूसरी चीज़ ये है कि तमाम लाहौर के अंडरपास, क्योंकि 26 जून को जो बारिश हुई उसमें अंडरपासेस का बड़ा शोर उठा और अंडरपासेस में अच्छे खासा पानी खड़ा रहा, एक गाड़ी भी उसमें डूब गई। लेकिन आज जो सूरत हाल देखने आई है कि सबसे ज़्यादा फोकस भी अंडरपासेस पे किया गया और लक्ष्मी चौक, माल रोड और कैनाल रोड के ऊपर। आज तो लाहौर की कैनाल रोड भी जो है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ गई है। तमाम जो नहर का पानी है वो सड़कों में जो है वो आके, तो गार्डन टाउन का इलाका इस वजह से डूबा है कि लाहौर की कैनाल जो है वो ओवरफ्लो हुई और उसका पानी जो है वो सड़क के जरिए जो है वो गार्डन टाउन की हदूद में दाखिल हुआ। जो इक़दामात उठा रहे हैं अली शराज, अभी तो मानसून का ये पहला स्पेल था, रात को एक और स्पेल मुतवक्के है, अगले 1-2 रोज़ में मज़ीद बारिशें होनी हैं, तो इसके लिए तैयारियां क्या मज़ीद की जा रही हैं या अभी वो जो पुराना बारिश का पानी पहली बारिश का पानी है वो उसी निकालने के लिए अभी सर जोड़ के बैठे हैं? लेकिन ये लाहौर के अंदर अगर बात करें तो लाहौर के अंदर सिर्फ मेन इलाकों को जो है वो फोकस किया जाता है, इसके साथ साथ जो छोटी आबादियाँ हैं उनको फोकस नहीं किया जाता। वहाँ पर भी इंतजामात की उसी तरह ज़रूरत होती है जिस तरह सड़कों पे हैं। अगर आपने लाहौर की आबादी नहीं बचाई और सड़कें बचा ली तो फिर आपके इंतजामात का फ़ायदा क्या? आपको सबसे पहले लोगों के घरों को, लोगों की प्रीमिसेस को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि लोग अब दोबारा से अपने घरों का सामान नहीं खरीद सकते जिनका ये पानी के साथ जो है सामान सारा ख़राब हो गया है। दूसरी बात ये है कि जब तो अली, अगर हम वासा की बात करें तो वासा का इस हवाले से कोई प्लान नहीं था? वासा का बिल्कुल प्लान था। बारिश के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट रिहायशी इलाके ही होते हैं। बिल्कुल, वासा का सबसे बड़ा प्लान तो ये था कि तमाम नालों की सफाई हो जाए, जितने मेन रोड्स हैं जहाँ पे मिनिस्टरों ने आना है उन जगह को हम लोग क्लियर कर लें, और जो अंडर पासिस थे उनको पिछली दफ़ा बड़ा उनके ऊपर जोर था। आज वो अंडर पासिस क्लियर हैं, आज वो सड़कें भी क्लियर हैं, आज लक्ष्मी चौक भी क्लियर है। लेकिन जो आबादियाँ हैं, आज की बारिश ने वो आबादियाँ जो हैं बो दी हैं और ये पानी 2 दिन से बाद तक यहाँ पे मौजूद रहेगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि तमाम अमला तो मेन सड़कों पे लगा हुआ है, अब ये बारिश का सिलसिला रुकने वाला भी नहीं। 8 से लेके 10 तारीख तक जो है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान है। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वो जो लोग पहले 26 जून को डूबे थे और आज डूबे हैं, इसका मतलब है कि 8 और 10 तारीख को फिर एक तेज़ बारिश ने आना है जिसमें दोबारा से उनके घर जो हैं वो ख़राब होंगे। तो हुकूमत को पहले तो जो जितने भी डायरेक्टोरेट हैं उनको चाहिए कि अपने इलाकों में जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे के जो इंतज़ामात हैं कि पानी वहाँ पे ना आए, वहाँ पर सकर मशीनें लगाएं, दूसरी चीज़ें लगाएं। सिर्फ मेन रोड को कवर करना और इंतज़ामिया को ये बताना कि रोड क्लियर कर दिए, ये कोई काम नहीं है। अगर आपने नालों की सफाई की थी तो नाले फिर ओवरफ्लो किस तरह हो गए? अगर बारिश बहुत तेज थी तो आपको उसके भी प्लान भी बनाना चाहिए था कि बारिश अगर 200-250 मिलीमीटर से ऊपर जाती है, जिस तरह आज 291 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये तमाम इंतजामात, क्योंकि लाहौर का जितना भी सेवर सिस्टम, जो पानी का सिस्टम, निकासी का सिस्टम है, वो 120-130 मिलीमीटर बारिश को बर्दाश्त करता है।
हमारे यहाँ क्योंकि ये बारिश कभी कभी होती है, जिस तरह के ये 30 साल बिल्कुल, आप रिकॉर्ड ये जो कह रहे टूटा हैं है। कि रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो इस हवाले से भी वासा का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए था। और आपने जैसा कहा कि एक बहुत ही अहम पॉइंट है ये कि नशेबी इलाकों की अगर आपने बात करें या फिर रिहायशी इलाकों की आपने बात की, तो वहाँ पर भी वासा को फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन इलाकों में भी पानी को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। अली शराज हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम डिटेल्स थे। अली, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं बदतरीन लोड शेडिंग की। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसका दौरानिया 15 घंटे से तजावुज कर गया है। जहां बिजली की बंदिश का दौरानिया 2 से 15 घंटे तक रहा, बिजली की बंदी से पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिससे शहरी सख्त जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला हैं और इनके मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी जाएं तो जाएं कहां? उकाड़ा के शहरी 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। उनका ये कहना है कि उनके मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं। सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलमान, क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में? दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी इस वक्त लोड शेडिंग बेहद ज़्यादा है, जिससे आम शहरी बेहद परेशान है। बढ़ती हुई इस महंगाई में बिजली के जब रेट बढ़े हैं, बिलों में इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से कारोबार बेहद जो डिस्टर्ब हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले ही कारोबार बहुत कम थे, लोड शेडिंग की वजह से अब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनसे अवाम का कहना है, उनसे गुजारिश है कि ये जो बिलों के टैक्सेस लगे हैं, बिलों में इजाफा किया गया है, इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि आम आदमी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। जी, कारोबारी बरादरी तो लोड शेडिंग से परेशान है ही, लेकिन अगर हम शहरियों की बात करें तो वो भी काफ़ी परेशान है। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। भी चक्की में पिस रही है और बिजली के हिसाब से बंदे तो वैसे खुदकुशियां करने पे आए हुए हैं। और गवर्नमेंट वहाँ पे कितना जुल्म करेगी? आगे से इतनी महंगाई है, बिजली के बिल पहले नहीं दे होते। लास्ट मंथ जो बिल है वो 42 आ रहा है, इस मंथ है 62,000 का। कैसे धारना है? परेशानी इतनी ज़्यादा होगी कि सुबह के 7 बजे से लाइट बंद अभी तक नहीं आई, मोबाइल बंद है, कारोबार बंद है, दफ्तर को ताला लगाया हुआ है, बाहर बैठे हैं। बिजली की कीमत में ना सिर्फ मजीद इजाफा हो गया है, बल्कि लोड शेडिंग 8-8 घंटे तक पहुंच गई है। हुकूमत को चाहिए उतना जुल्म करे जितना कल वो बर्दाश्त कर सके। समझ लगती कितने बिल आ रहे हैं, रोजगार है नहीं, बिल कहाँ से भरेंगे लोग? तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट की इंतहा को पहुंच चुका है। कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों का हो चुका। कारोबारी अफराद समेत आम आवाम भी लोड शेडिंग से तंग हैं। तो दूसरी जानिब चेयरमैन कामा कमेटी सेनेट का कहना है कि हमने 3 साल में 3,000 अरब की इस्तदादी अदायगियाँ की हैं। जबकि जब बंद पावर प्लांट्स की गुंजाइश है तो आवाम को बिजली से क्यों महरूम किया जा रहा है? बिजली सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी बिजली के झटके मिल रहे हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, आइए वो देखते हैं। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.90 का इजाफा कर दिया। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आवाम को दूसरा झटका तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतें बढ़ा कर दिया गया। जुलाई, अगस्त और सितंबर की मद में ₹1.25 फी यूनिट इजाफा किया गया। 2022 और 23 में बिजली के बिलों की कीमतों के स्लैब के मुताबिक पहले 100 यूनिट बिजली की कीमत ₹13.48, 200 यूनिट तक बिजली की कीमत ₹18.95, 300 यूनिट तक बिजली की कीमत ₹22.14 फी यूनिट, 301 यूनिट से ऊपर बिजली की कीमत ₹25.53, 400 यूनिट से ऊपर बिजली की कीमत ₹27.74, जबकि 500 यूनिट से ऊपर बिजली की कीमत ₹30.30 फी यूनिट है। बिजली की कीमतों के अलावा 7 किस्म के टैक्स हैं, जिनमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, FC सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, TV फीस, GST, NJ सरचार्ज हैं, जो बिलों में बड़ा इजाफा करते हैं। भारी भरकम बिजली के बिलों की अदायगियों के बावजूद मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट तक पहुँच गया। इस बात का इंकशाफ पावर डिवीजन हुकाम ने गुज़िश्ता रोज सेनेट की कामा कमेटी के इजलास में किया। चेयरमैन नेपरा ने एतराफ़ किया कि इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का सामना है, हमारे पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं। इस वक्त ₹33 फी यूनिट बिजली बना रहे हैं। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि मुल्क में बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की तलब 27,000 मेगावाट से जायद है। उन्होंने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार 62% थी, जो डॉलर की किल्लत और ज्यादा कीमत के बायस कम हुई है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार
पैदावार का 61% हिस्सा थर्मल से पैदा किया जाता है। ये बिजली गैस, तेल और कोयले वगैरह से पैदा होती है। 24% बिजली हाइडल यानी पानी से डैम्स के जरिए पैदा की जा रही है। जौहरी पावर प्लांट्स मुल्क की मजमूई बिजली का 12% पैदा कर रहे हैं, जबकि 3% बिजली काबिल तजदीद यानी रीन्यूएबल जराए से पैदा की जा रही है, जिनमें ज्यादातर विंड, हवा एनर्जी और बहुत कम सोलर यानी शमसी एनर्जी के जरिए शामिल हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर इतना बहरान का शिकार क्यों है? बात इस तरह है, जैसे पहले बात कर रहा था कि इस बिजली के जो क्राइसिस है, इसने पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेकारी बना के रखा। सर को डेट है 250 अरब रुपए, कैपेसिटी पेमेंट अपनी जगह। अच्छा, इसके बावजूद भी पावर प्लांट हमारे पास है, वो 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन 27,000 की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। इसकी वजह ये है कि जो भी आया उसने एक ही काम किया है कि जो भी पावर प्लांट लगाए वो फ्यूल पे लगाए, चाहे कोयले से हो, चाहे ऑयल से हो, चाहे एलएनजी से। अब इंटरनेशनल मार्केट में कोल की यानी कोयले की जो कीमत है वो भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इसी तरह एलएनजी की प्राइस है वो भी बढ़ी हुई है, फिर हमारा पैसा भी इतना डेप्रिसिएट हो गया है। हालांकि इस मुल्क में जहां जब बाहर जाते हैं वो सवाल करते हैं कि ये इसे कहते हैं हाइड्रो पावर का घर कहते हैं। पाकिस्तान में 1.5 लाख मेगावाट की कैपेसिटी मौजूद है हाइड्रो पावर की। आज भी देखें 1.5 रुपये में मंगला तरबेला से बन रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई बड़ा डैम नहीं बन पाया। जो भी कहता है वो कहता है जी देखिए हमने 10,000 मेगावाट ऐड कर दिए, 5,000 ऐड कर दिए। इसका फायदा ना मुझे पहुंचा है, ना आवाम को पहुंचा, ना किसी को नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ है कि हम पूरी दुनिया में IMF के पीछे जा रहे हैं कि ये में पैसे दें, और उनकी भी एक ही बात है, वो कहते हैं पहले एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए। और रिफॉर्म की बात ये कि आप लाहौर से बात कर रहे हैं। भाई साहब, हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी तो इतना पुराना हो चुका है ना, वो इतना कैपेसिटी जो है वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। लाइन लॉसेज इतने ज्यादा हैं, तो अल्टीमेटली ये तमाम तर बोझ फिर अवाम पर आता है। ये पटियारी यानी सिंध से लाहौर फैसलाबाद 600 kV की एनर्जाइज होनी थी सीपेट में, 600 kV अभी तक वो एनर्जाइज नहीं हुई। और फिर आज के दिन आप देखें कि लेस्को के टावर जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है उसकी क्या है, आप देखिए कितने टावर गिरे। वो क्यों गिरे? वो नाकस मटेरियल की वजह से गिरे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो इसी सेक्टर में है। आप आज सर्वे कीजिएगा लाहौर में, देखिएगा कि वो टावर कैसे बड़े उल्टे हुए हैं, उनकी फाउंडेशन से वो गिर गए हुए हैं। हालांकि हवा की स्पीड इतनी ज्यादा थी, क्या उनको उल्टना चाहिए था? ये इशू ये है कि इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन पे यानी इसको ठीक करने के ऊपर किसी ने ज्यादा काम ही नहीं किया। अगर काम किया तो यही कीजिए हमने पावर प्लांट ऐड किए। देखिए बड़ी बात करते हैं सीपेक में हमने कोयले के बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए, लेकिन कोयला कहाँ से मंगवाना पड़ रहा है? इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से। और वो उसकी कितने पैसे हैं? वो तकरीबन 18 रुपए का यूनिट खाली इसकी फ्यूल कास्ट है। हमने कभी नहीं कहा कि हम यहाँ पे ये जो डैम से कितना अरसा, हमें 30 साल लग गए कालाबाड़ डैम की। भाई साहब, हाइड्रो की तरफ हम नहीं गए, लेकिन वो तो चले डैम बनाना, बहुत सी मुखालफतें जो है वो सामने आ गई। हमने एक सोलर का मंसूबा जो है वो स्टार्ट किया था कायदे आज़म सोलर के नाम से, उसका भी कोई अता पता नहीं है, वहाँ से भी कुछ जो है वो नहीं मिल पाया, वो भी करप्शन की नज़र हो गया। देखिए कायदे आज़म सोलर पार्क तो है, लेकिन हम लोग सोलर को ज़्यादा गलत एक बात पूरी नहीं बता रहे। सोलर का टाइम कब होता है? जब दिन शुरू होता है और जब खत्म होता है वो है 12 घंटे के लिए, पीक है 12-1 बजे। क्या वो रात के वक्त सर्व करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया में अभी 1.5 लाख मेगावाट सोलर का है, लेकिन जो बिजली की जनरेशन है वो है हार्डली टोटल कैपेसिटी का 5%। ये आप कह सकते हैं कि जनरेशन और चीज है, इंस्टॉल कैपेसिटी और चीज है। अगर ये सोलर का आपके ख्याल में अगर इतना बड़ा दुनिया में आ गया, समझे इनकलाब आ गया, तो क्या ख्याल है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार हुई है, जो दुनिया में प्राइस ऑयल की बढ़ी है, कि उसका फौरन हल ना आ जाए, यूरोप में ना आ जाए, तो हमसे वो ज़्यादा तेज नहीं है। अब भी सोलर को जब तक इसके सोलर सेल की जो एफिशिएंसी 42 से ऊपर नहीं जाती, ये मुकम्मल हल नहीं है। ये बड़ा कॉस्टली और इसका टाइम लगेगा। असल इशू हमारे देखिए एक अपने वाटर राइट्स भी सेट करने हैं अपने दरियाओं के ऊपर।
कैसे कर सकते हैं जब हम डैम बनाएं? हमें ये सबसे पहले टैप करना चाहिए जिसमें फ्यूल की कीमत ही ना हो। देखिए एक और भी बात बताऊं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम हाइड्रो पावर लगाते हैं तो उसमें तकरीबन 80% हमारा दर मुबादला बचता है। ये जो कोल के एलएनजी लगाते हैं ये तो बाहर से प्लग एंड प्ले वाले हैं, सारे बाहर से चीजें आती है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डैम्स बनाएंगे तभी हम बिजली की पैदावार में जो है इजाफा कर सकेंगे। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और कराची के इलाके गडाफ टाउन का रुख करते हैं, जहां पर हैजे की वबा फैल गई है, जिसके नतीजे में एक खातून जान की बाजी हार गई है। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 6 दिनों में गडाफ टाउन शहीदी गोट में 259 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मलीर के डॉक्टर जमील बुगल का कहना है कि गोट का मुजरे सेहत पानी से हैजा फैला है। दूसरी तरफ मुतासरा इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मदद से आलूदा पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। एक इलाके से बड़ी तादाद में हैजे के मरीजों का सामने आना यकीनन लम्हा फिक्रिया है। क्या सूरत हाल है, रऊफनान हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं। रऊफनान बताइएगा, हैजे की वबा फैलने के बाद अब क्या कोई खुसूसी इकदाम उठाए गए हैं यहाँ पर? ये इस हाल के हैं पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं और एक्यूट वाटर डायरिया इन्हें कहा जाता है, और जो जेर इस्तेमाल उनके पानी था वो इंतहाई आलूदा था, और महकमा सेहत हो या वाटर सेवरेज बोर्ड हो, उनकी जानिब से 4 सैंपल कलेक्ट किए गए थे और उन चारों सैंपल के अंदर जो है वो क्लोरा और ई कोलाई ये बैक्टीरिया होता है, ये उन पानी में पाया गया है। और जो मरीजों के टेस्ट किए गए उनमें 3 केसेस जो है वो ताहाल पॉजिटिव आए। एक 42 साल खातून है नसीमा, वो इंतकाल कर चुकी है। मजमूई तौर पर 259 केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, ये सिलसिला जो है वो 28 जून से शुरू हुआ था। पहले दिन जो है वो एक्यूट वाटरी डायरिया के जो है वो 15 केसेस रिपोर्ट हुए। 29 जून को 18 केसेस रिपोर्ट हुए। 30 जून को 60 केसेस रिपोर्ट हुए। 1 जुलाई को 80 केसेस रिपोर्ट हुए और 2 जुलाई को 57 और 3 जुलाई को 29 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम सिर्फ ये किए जा चुके हैं कि जो 25,000 से जायद इलाका है जो गोट है उसके अंदर सिर्फ 3,000 क्लोरीन की टैबलेट तकसीम की गई है। 3,000 ORS के जो साशे हैं वो तकसीम किए गए, जबकि मजमूई तौर पर जो रिहायशी इलाका है वहाँ 25,000 से जायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। जब वहाँ की सूरत हाल को हमने देखा कि वहाँ के जो जेर इस्तेमाल रिहायशियों के जो पानी था वो इंतहाई आलूदा था। जो वाटर टैंक थे उनके अंदर जो पानी था वो इंतहाई गंदा था, आलूदा था, और इन जो रिहायशियों को जो पानी फराम किया जा रहा था वो पिपरी वाटर प्लांट से फराम किया जा रहा था। हमें जराए ने इस बात की तस्दीक की, जो पीछे से पानी की फरामी हो रही थी जहाँ से वाटर चेन और वाटर चैनल था उसके अंदर जो है वो क्लोरिया और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी तस्दीक हुई। तो 3 केसेस अब तक जो है वो क्लोरिया बैक्टीरिया के पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और इकदाम सिर्फ महकमा सेहत की जानिब से ये है कि उनकी जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाया गया था और जो रिहायशियों में 3,000 क्लोरीन एक्वा टैबलेट। रऊफनान, इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप तो लगाया गया, लेकिन अगर हम बात करें साफ पानी मुहैया करने की, तो इस हवाले से किसी किस्म के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, पूरे कराची का सबसे बड़ा मसला है कि साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं, और शहरी अपनी मदद आपके तहत जो पीने का पानी खरीद कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह के इकदाम नहीं है। जो वाटर फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर जो पानी फराम किया जा रहा है उसकी भी वहाँ भी कोई साफ सफाई नहीं होती। पूरे कराची के अंदर जितने वाटर चैनल्स हैं उनके अंदर क्लोरीन टैबलेट जो है वो नहीं डाली जाती। और इस हवाले से जब हमने लास्ट स्टोरी भी कर रहे थे और जब हमने रिपोर्ट किए थे कि मुख्तलिफ केसेस आना रिपोर्ट हो चुके हैं, तो जराए ने इस बात की तस्दीक की थी कि क्लोरीन टैबलेट जो है, आपने बताया कि पिपरी से जहां से ये पानी मुहैया किया जा रहा है वहां पर ये चीजें जो है वो सामने आई हैं, तो फिर सिर्फ ये शहीदी गोट नहीं, इसके अलावा दीगर इलाकों में भी इस पानी की सप्लाई जारी होगी, वहां पर भी ये इश्यूज सामने आ रहे होंगे? जी बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टबोर्ड से आज जब इस हवाले से रुजू किया था और उनका बयान ये था कि वाटर बोर्ड को उन्होंने राब्ता किया है और उन्हें इस सारी सूरत हाल में ऑन बोर्ड लिया है और मुख्तलिफ जो है वो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। तो वाटर बोर्ड पर भी जो है इसमें काम कर रहा है और इन दी एंड ये होगा कि वो क्लोरीन टैबलेट ही जो है वो डालेंगे और पानी को दोबारा जो है वो रिसाइकिल करेंगे, साफ सफाई करेंगे। लेकिन हम बार बार लेकिन जो है वो लॉन्ग टर्म इकदाम उठाने की जरूरत है। क्लोरीन डाल के पानी साफ करना तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होगा, लेकिन शायद आवाम को पानी साफ मुहैया करना ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, रऊफनान हमारे साथ मौजूद थे और शहीदी सूरत हाल है उस बारे में आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे आटे के बहरान के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी। आपको बताएं कि गवालों ने कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है और अब दूध की कीमत 230 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। लोगों का कहना है कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। दूध की कीमत में इस 20 रुपये इजाफे के बाद जब कीमत 230 रुपये फ़ी लीटर हुई है तो यकीनन आवाम के लिए दूध खरीदना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत सिंध के अहकामात भी गवालों ने मानने से इनकार कर दिया। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं, जबकि खरीदारों का कहना है कि दूध की कीमतें पहले ही बहुत ज़्यादा थीं। अपने शीरखार बच्चों को दूध पिलाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि दूध की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस लेकर कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है जिसके बाद शहरी काफ़ी परेशान है और उनका कहना है कि हुकूमत इस पर नोटिस ले। इस पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। कराची में इंतजामिया अपने रेट कायम रखने में एक बार फिर नाकाम। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया। रिटेल दुकानों पर दूध 230 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से कीमत बढ़ गई है। नहीं, कमिश्नर जाता है, वो जाता है तो सब जगह जाता है, ऐसे नहीं दुकानों पे आता है, वहाँ भी जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो ये कम कर देते हैं, 10-12 दिन कम कर देते हैं। जो फिर बैठ जाते हैं तो ये फिर अपनी तरफ से फिर बढ़ा देते हैं। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। हर कोई अपनी मर्जी से कीमतें तय कर रहा है। पहले आधा किलो खरीदते थे, अभी 1 पाव खरीद रहे हैं। हुकूमत को कम करना चाहिए, गरीबों के लिए सहूलत करनी चाहिए। जब इनका दिल चाहता दूध बढ़ा देते हैं और दूध तो ऐसी चीज़ है कि हर घर में ज़रूरत है, बच्चे बूढ़े सब पीते हैं दूध। तो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर दूध 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। दूध की कीमत में इजाफी 50 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम तर जो ये अहकामात जारी किए गए हैं कि दूध की कीमतों में इजाफा किया गया, इस पर नोटिस लिया जाए। मज़ीद आवाम का इस पर क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। हिम्मत नहीं है हमारे पास, हर चीज को आग लगी रहती है। गरीब आदमी तो पिस रहा है। 500 रुपए दिहाड़ी में क्या मिलता है? 500 में कमाए क्या घी ले, क्या आटा ले, क्या दूध ले? बलकते रहेंगे बेचारे। 230 रुपए किलो कौन ले सकता है? 20 रुपए 30 रुपए आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब बंदा जो ताज़ी कमाने वाला वैसा 1 दिन काम है, 10 दिन काम नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ से 1 पाव दूध खरीदने के लिए मजबूर है। इधर कोई कानून नहीं है, कानून होता है तो बात बनती है। 500 रुपए दिहाड़ी है गरीब की, 200 रुपए का दूध लीटर लेगा तो उसके पास क्या बचेगा, बच्चों को क्या देगा। कराची शहर में दूध की खपत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पर मनमाने रेट पर दूध फ़रोख्त किया जाता है। जो गवाले हैं उनका ये कहना है कि हमें इस हवाले से जो है वो अहकामात जो मिलते हैं वो उस तरह से नहीं होते हैं कि हम दूध की कीमतों में कमी ला सकें ताकि हम अपने अखराजात भी पूरे कर सकें। लेकिन आवाम का ये कहना है कि अल्टीमेटली ये तमाम तो चीज़ें उन्हें भुगतना पड़ती हैं। कमिश्नर कराची अहकामात तो जारी कर देते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहते हैं। जो रिटेलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी कुछ इसी किस्म के खदशात और शिकवे सामने आते हैं। अब इस तमाम तर जो मामला है इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाया जाए और इस मामले को हल किया जाए ताकि आवाम को जो है वो दूध बिला तातुल और सस्ते निरखों पर मिल सके। दूध शीरखार बच्चे की खुराक है तो इस पर तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को मिल बैठकर मुज़ाकरात कर फैसला करना चाहिए और दूध की कीमतों में कमी लानी चाहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शाकिर उमर साहब जो कि सदर पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है वो मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि दूध की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं? जज़ाकल्लाह जी, बड़ा ममनून हूँ आपके चैनल का कि हमारी आवाज़ को सारिफ तक पहुँचाने के लिए, अवाने बाला तक पहुँचाने के लिए आपने प्रोग्राम किया। तो मैं ये कहूँगा दूध की कीमतें जो है वो इसकी इनपुट कास्ट बढ़ने से बढ़ी है, अजनास की कीमतें बढ़ने से बढ़ी हैं, ओवरऑल जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। और यकीनन आप अजनास कम कीमत हमें फराम कर दें, हम आपको दूध कम कीमत फराम कर देंगे। शाकिर साहब, मनमाने रेटों पर दूध फरोख्त किया जा रहा है कराची का मुख्तलिफ इलाकों में, तो इस पर कोई रेगुलेटर नहीं है जो कि इन कीमतों को कंट्रोल कर सके या जो अहकामात जारी हुए कम अज़ कम उस पर ही अमल दरामद हो सके? असल में जी देखें, तवील
एक्सरसाइज हुई है दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और वो एक्स फार्म गेट जो हमने दी थी वो 242 रुपए थी। डिप्टी कमिश्नर मलिक की जानिब से जो दूध की पैदावारी लागत बनाई गई है वो 222 रुपए लीटर एक्स फार्म गेट है, और उस पर 6 रुपया फिर फ्रेट है शहर तक का, 10 रुपये हमारा प्रॉफिट है, 10 रुपये होलसेलर का प्रॉफिट है, 12 रुपये रिटेलर का प्रॉफिट है। तो इस तरह ये 280 रुपये लीटर बनती है, और फार्मर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो तो सिर्फ 20 रुपये बढ़ाई हैं। दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जाएंगी, वो 280 रुपये तक इन 2-3 माह में हो जाएंगी। तो इस पर जो है वो डेफिनेटली आवाम को फिर मुश्किलात का सामना है। कोई ऐसा प्लान नहीं है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें इस पर जो है वो मुशावरत करें, कम से कम आवाम को कुछ फैसिलिटेट किया जा सके? बिल्कुल है जी। देखें जी, एक तो बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए। कमिश्नर कराची को बातचीत के लिए हमें बुलाना चाहिए, और दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन हकाइक की शवाहिद और मेरिट पे कर देना चाहिए। और दूसरा, कीमतें कम करने का जो रास्ता है वो तवील रास्ता जो है वो अपने मवेशियों को जेनेटिकली इम्प्रूव करने का है, उनकी दूध की देने की सलाहियत बढ़ाने का है। और जो फौरी रिलीफ का मामला है वो है अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी अगर लगा दी जाए, मिनिस्ट्री सब आपके शिकवे भी बजा हैं, लेकिन अवाम यहाँ पर जो है वो दुहाई दे रहे हैं महंगाई की। बहरहाल कोशिश करेंगे कि इस पर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी रब्ता कर सकें और इस मामले के हवाले से मजीद मौक़िफ़ भी जान सके। बहुत शुक्रिया, शाकिर उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने इस मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।